हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर 9 होगा। लेक्चर 8 में आप लोगों ने किसी चालक की धारिता को पढ़ा, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता को पढ़ा। चलिए अब हम लेक्चर 9 में पहले टॉपिक किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा को पढ़ेंगे। इसे स्टार्ट करते हैं। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, मतलब चार्ज करते हैं, तो किसी चालक को आवेश देने में अर्थात उसे चार्ज करने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है। तो किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस चालक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर हो गया? स्थितिज ऊर्जा क्या है? मतलब किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, मतलब उसे चार्ज करते हैं, तो जो उसका विभव होता है वो बढ़ जाता है। सपोज कर लीजिए कोई चालक है, उसका शुरू का विभव कितना है? 0 है। माना चालक का प्रारंभिक विभव बराबर 0। अब हम क्या काम करेंगे? चालक को आवेश देंगे। जैसे ही चालक को आवेश देंगे, वैसे ही इसके विभव में क्या है? वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, विभव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब हमने Q आवेश दिया। Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि, Q आवेश देने पर विभव में जो वृद्धि है वो B हो जाती है। शुरू में चालक का विभव 0 था, जब हमने उसे Q आवेश दिया तो उसका विभव बढ़कर हो गया B। अब देख लीजिए औसत विभव कितना हो जाएगा? औसत विभव जो निकल के आएगा, पहले विभव शुरुआत में 0 था, बाद में बढ़कर B हो गया। 0 और B दोनों को जोड़िए, 2 से भाग लगा दीजिए। किसी का एवरेज कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। शुरू में विभव 0, बाद में B, तो 0 प्लस B, ये तो योग हो गया। अब कितने विभव के मान है? 2, 0 और B, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, B/2 आ गया। अब हमें चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, मतलब आवेशित करने में किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, तो आवेशित करने का कार्य, आवेशित करने का कार्य, आवेशित करने का कार्य W बराबर होता है औसत विभव गुणा आवेश। W बराबर औसत विभव गुणा आवेश। ये कहां से आया फार्मूला? आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। B बराबर होता है W/Q, तो W बराबर B/Q हो जाएगा। मतलब जो कार्य है वो विभव गुणा आवेश हो जाएगा। तो औसत विभव यहाँ पर 1/2 B है, मतलब B/2 एक ही बात है, और इंटू आवेश कितना है? Q है। तो W बराबर हो गया 1/2 B इंटू Q। और यही कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से। अतः U बराबर हो जाएगा W। U बराबर W की वैल्यू लगा दीजिए 1/2 B इंटू Q। ये जो समीकरण नंबर 1 निकल के आई है, यही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब हम इसके लिए, ये तो B और Q के पदों में आया है, हम इसके लिए अन्य पदों में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए B की जगह पर जो Q होता है बट
Q बराबर होता है CV। Q की जगह पर इसमें CV लगा देंगे, Q की जगह CV लगा देंगे, तब U बराबर हो जाएगा 1/2, B ऐसा ही रहेगा और Q की जगह CV लगा देंगे, तो U बराबर हो गया 1/2 CV²। इसे इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 2। ये समीकरण नंबर 1 आ गई, ये समीकरण 2 आ गई, ये दोनों ही स्थितिज ऊर्जा के सूत्र। ये आपका C और B के पदों में हो गया, ये Q और B के पदों में हो गया। अब Q और C के पदों में निकालना है। देखिए 3 यहाँ पर, एक होता है C, B और Q। ये हमारा देखिए C और B के पदों में है, ये हमारा देखिए B और Q के पदों में है। अब एक और बचा हुआ है C और Q। अब हम C और Q के पदों में निकालेंगे। C और Q के पदों में निकालने के लिए हमें विभव B का ऐड करना पड़ेगा, तो B की यहाँ वैल्यू लगाइए, बट B बराबर होता है Q/C। B की वैल्यू यहाँ रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तब U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा 1/2, B की जगह पर लगा दीजिए Q/C और इनटू में चल रहा है Q, तो ये स्थिति ऊर्जा U बराबर आ गई 1/2 Q²/C। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे देंगे 3। ये जो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 बने हैं, यही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र हैं। तो समीकरण 1, 2, 3 आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। तो याद रखिए, पहला U बराबर 1/2 BQ, दूसरा U बराबर 1/2 CV² और तीसरा U बराबर 1/2 Q²/C। तो ये हमारा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक संधारित्र। इसके आगे हम इस चैप्टर में संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। आप जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा संधारित्र से रिलेटेड होगा। संधारित्र कैपेसिटर, कैपेसिटर ये संधारित्र है क्या? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र क्या है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो उसके आकार पर निर्भर करती है। आपने विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र स्थापित किया था, Q अनुक्रमानुपाती R, मीन्स विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब उसका आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, उस गोलीय चालक की धारिता उतनी ही ज्यादा। तो अगर किसी गोलीय, अगर कोई भी चालक है, अगर आप ये चाहते हैं कि उस पर ज्यादा आवेश संचित किया जा सके, देन आपको उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज कम, आवेश कम, साइज ज्यादा है, आवेश ज्यादा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कैपेसिटर बनाया गया, संधारित्र बनाया गया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उस चालक पर पर्याप्त आवेश को संचित करा सकता है। अगर किसी डिवाइस, अगर किसी चालक पर आपको आवेश बढ़ाना है और उसका साइज नहीं बढ़ाना, आप ये चाहते हैं कि हमें साइज उसका ना बढ़ाना पड़े और आवेश भी उसका बढ़ जाए, तो ऐसा करने के लिए आपको उसके साथ एक कैपेसिटर लगाना होगा, एक संधारित्र लगाना होगा। कैपेसिटर या संधारित्र जो होता है वो कंडेंसर होता है, जो आपके फैन में कंडेंसर होता है, आप लोग जानते हैं, वही कैपेसिटर है, वो संधारित्र होता है। तो कैपेसिटर का काम यही है कि चालक के आकार को बिना बढ़ाए उस पर बहुत सारे आवेश को संचित कराना। तो समझ में आ गया संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसके ऊपर सफिशिएंट चार्ज को, पर्याप्त आवेश को संचित करा सकता है। संधारित्र बनाते कैसे हैं? संधारित्र जो है वो दो चालकों का एक पेयर होता है। एक हमने चालक ये ले लिया, एक चालक ये ले लिया, दोनों चालकों को हमने कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया और पहले चालक को हमने प्लस आवेश दे दिया, दूसरे चालक पर उतना ही माइनस आवेश।
और जो दूसरा चालक है उसे उठाकर हमने अर्थ कर दिया, उसकी अर्थिंग कर दी, उसे अर्थ कर दिया। तो ये जो आपका समायोजन बना है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। समझ में आ गया संधारित्र क्या है? संधारित्र दो ऐसे चालकों का पेयर होता है, दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिन पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं एवं दोनों चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, और जो दूसरा चालक होता है उसकी अर्थिंग कर दी जाती है। क्या कर देते हैं? उसकी अर्थिंग कर देते हैं, उसे पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो दोनों चालक हमारे बने हैं, इन दोनों चालकों के लिए संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। एक चालक आपका ये है, एक चालक आपका ये है, तो इन दोनों चालकों के लिए क्या कहते हैं? संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। तो समझ में आ गया कैपेसिटर क्या है? सबसे पहली बात तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी चालक का आकार बढ़ाए बिना उसके ऊपर पर्याप्त आवेश को संचित कर सकते हैं। दूसरी बात, संधारित्र कैसे बनता है? संधारित्र दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिन दो चालकों पर बराबर और विपरीत आवेश होता है, और दोनों चालक एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं और दूसरे चालक को पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं। ये जो दोनों हमारे चालक हैं, इन दोनों चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। इसके बाद आता है संधारित्र का सिद्धांत। अब आता है संधारित्र का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत क्या है? देखिए, जो संधारित्र का सिद्धांत है बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा अनावेशित चालक रखा जाता है तो इस चालक की जो धारिता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। एक कोई हमने आवेशित चालक ले लिया, जैसे ही हम इस आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित चालक रखेंगे, वैसे क्या होगा? ये जो हमारा आवेशित चालक था, इस आवेशित चालक की जो धारिता है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और यही संधारित्र का सिद्धांत होता है। क्लियर हो गया संधारित्र का सिद्धांत क्या है? ठीक है। अब सिद्धांत के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है? संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? क्या होती है संधारित्र की धारिता? देखिए, ये कोई हमने संधारित्र ले लिया, हम इस संधारित्र के लिए संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस आवेश देंगे। जैसे हम पहली प्लेट को प्लस आवेश देंगे, वैसे दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा उतना ही विपरीत दिशा में आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जब इन दोनों प्लेटों पर आवेश उत्पन्न होगा तो इन दोनों प्लेटों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर सेटअप होते हैं तो उनके बीच में हमेशा एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। हमने पहली प्लेट को Q आवेश दिया, तो संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश Q और दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर V उत्पन्न हुआ है, इन्हीं दोनों के अनुपात को संधारित्र की धारिता है। सेम यही धारिता आप लोगों ने चालक की पढ़ी थी। चालक में क्या था? बिल्कुल डेफिनेशन सेम है। वो चालक के लिए थी कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। सेम ऐसे ही जो हम संधारित्र को आवेश देते हैं वो किसी एक प्लेट को देते हैं, दूसरी प्लेट पर तो उतना ही विपरीत आवेश खुद उत्पन्न हो जाता है प्रेरण के द्वारा। तो जब हम संधारित्र की एक प्लेट को आवेश देते हैं तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बराबर और विपरीत आवेश कुछ दूरी पर सेटअप होते हैं तो उनके बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है।
और आवेश और विभवांतर का जो अनुपात है, इसी अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो क्लियर हो गया, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस संधारित्र की धारिता कहते हैं। सेम जैसा आप लोगों ने चालक की धारिता में पढ़ा था, ऐसी संधारित्र की धारिता में वो सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। C बराबर Q अपॉन B। मात्रक यहाँ पर भी कूलाम पर वोल्ट या इसका दूसरा नाम फेरेड होता है। कूलाम पर वोल्ट या फेरेड होता है, इसका मात्रक हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आता है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो संधारित्र की धारिता को चेंज कर देते हैं, जिनसे संधारित्र की धारिता कम या ज्यादा हो जाती है। तो वो फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो अब हमारा टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक है संधारित्र से रिलेटेड। धारिता को संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित कर देते हैं, इफेक्टेड कर देते हैं। सबसे पहली बात, जो संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे पहले प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर C अनुक्रमानुपाती होता है 1/d। यानी जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर प्लेट देखिए, ये संधारित्र है और ये इनके बीच के प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे, d को अगर बढ़ाएंगे तो C कम हो जाएगा और d को अगर घटाएंगे तो C का मान बढ़ जाएगा। यानी प्लेटों के बीच की दूरी अगर ज्यादा तो धारिता कम, और प्लेटों के बीच की दूरी कम तो धारिता ज्यादा। दूसरी बात आती है प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर जो संधारित्र की धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटें ये हैं, ये जो आपको चालक बताए थे, इन्हीं चालकों को हम संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें किसी भी आकार की हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं, किसी भी आकार की दो प्लेटें हो सकती हैं। जैसे ये हमने दो प्लेटें ले ली तो ये कॉम्बिनेशन आपका कैपेसिटर बन गया, ये कॉम्बिनेशन आपका क्या है, संधारित्र है। इस पर हमने प्लस आवेश दे दिया, इस पर उतना ही प्रेरण द्वारा विपरीत माइनस आवेश उत्पन्न हो गया और ये कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो अगर प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो संधारित्र की धारिता भी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, ये प्लेटों के क्षेत्रफल, अब हमने प्लेटों का क्षेत्रफल यहाँ से बदलकर ये कर दिया, तो देखिए क्षेत्रफल कम हो गया, धारिता कम हो जाएगी। और कम कर दिया, देखिए क्षेत्रफल अब ये इतना रह गया और धारिता कम हो गई। क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल कम करेंगे तो धारिता कम हो जाएगी। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो उसकी प्लेटों की क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा है परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। थर्ड, परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ता है? C अनुक्रमानुपाती होता है K यहाँ पर जो पराविद्युत पदार्थ है उसका पराविद्युतांक है। अगर पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक ज्यादा होगा तो धारिता ज्यादा होगी, अगर K का मान कम होगा तो धारिता कम होगी। और अगर हम K को बिल्कुल नहीं रखेंगे, पराविद्युत पदार्थ नहीं रखेंगे तो धारिता उसकी कम हो जाएगी। तो और जैसे जैसे परावैद्युत पदार्थ भर देंगे वैसे वैसे संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर हमेशा संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है।
क्यों बढ़ जाती है ये हम आप लोगों को समझाएंगे। तो ये 3 कारक हैं जिन पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। क्लियर हो गया। पहला है प्लेटों के बीच की दूरी पर। जो संधारित्र की धारिता है वो प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। तीसरा परावैद्युत पदार्थ पर, यानी प्लेटों के बीच में अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो जो संधारित्र होता है उसकी धारिता हमेशा बढ़ जाती है। तो ये 3 फैक्टर हो गए जिन पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। अब हम पढ़ेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो धारिता होती है वो बढ़ क्यों, धारिता इंक्रीज क्यों होती है, ये हमें पढ़ना है। तो अब हमारा क्वेश्चन है परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता का बढ़ना, या फिर ये दूसरे नाम से आता है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किसे कहते हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण किसे कहते हैं, अथवा संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए ये हमने एक संधारित्र ले लिया, ये संधारित्र है। संधारित्र की अंदर वाली प्लेट को हमने प्लस आवेश दे दिया, दूसरी अंदर वाली प्लेट पर उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और ये वैद्युत क्षेत्र हमने ई एक्सटर्नल ले लिया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ले लिया। हमेशा वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, तो ये जो बाहरी प्लेटें लगी हुई हैं इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो ई एक्सटर्नल है और ये प्लस से माइनस की ओर रहेगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखेंगे। परावैद्युत पदार्थ आप जानते हैं कुचालक पदार्थ, रबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, कागज, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन पदार्थ को हम भरेंगे। संधारित्र के बीच में हमने ये कोई परावैद्युत पदार्थ इस तरीके से रख दिया। अब आप जानते हैं हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस अंतर इतना है कि जो चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो कुचालक या परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुचालक या परावैद्युत पदार्थ है, यहां हम लिख दे रहे हैं परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ। ये परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ में क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड रहते हैं, बंधे रहते हैं, अपनी जगह कोई बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। कितना भी इसके ऊपर आप कितनी भी एनर्जी दे दीजिए, इसे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, ये अपनी जगह से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए परावैद्युत पदार्थ में जो विद्युत धारा है उसका प्रभाव नहीं। जैसे ही इस परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे, इसमें क्या होगा, परावैद्युत पदार्थ के अंदर बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। बद्ध इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये नाभिक है और नाभिक से दृढ़ता पूर्वक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बंधे हुए होते हैं। जैसे ही हम इस परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखेंगे, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमने इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये हमने नाभिक ले लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो संधारित्र की धन प्लेट की ओर खिंच जाएगा। क्यों खिंच जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पहले पोजीशन हमारी देखिए ये थी, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये स्टार्टिंग की पोजीशन थी, ये इलेक्ट्रॉन था और ये नाभिक था। जैसे ही हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा, वैसे ही जो प्लस प्लेट है वो इस माइनस आवेश मतलब बद्ध इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। तो जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इस धन प्लेट की ओर खींच जाएगा। जितने बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो सारे बद्ध इलेक्ट्रॉन इस धन प्लेट की ओर क्या होंगे, खींच जाएंगे। और जो धनावेशित नाभिक है वो इस ऋण प्लेट की ओर खींच जाएगा, क्योंकि ये ऋण प्लेट नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस धनावेश यानी प्लस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। जिससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक थे वो पहले ऐसे थे, जकड़े हुए थे। जैसे ही हमने परावैद्युत पदार्थ के लिए संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा, वैसे धन प्लेट ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ऋण प्लेट ने इस नाभिक को खींच लिया।
तो जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक चिपके हुए थे पहले, अब उनके बीच में गैप हो गया, और इसी गैप होने की प्रक्रिया के लिए कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। समझ में आ गया परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या है? जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के जो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संधारित्र की धन प्लेट की ओर, और जो नाभिक होते हैं वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर खिंच जाते हैं, जिससे नाभिक और बद्ध इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ गैपिंग हो जाती है, कुछ अंतराल हो जाता है। इसी घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। तो ये परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में हमेशा एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो पदार्थ के अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इस वैद्युत क्षेत्र का नाम होगा EINT, मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए एक वैद्युत क्षेत्र जो बाहर वाला है वो EXT है, अंदर वाला ENT है। दोनों वैद्युत क्षेत्र अपोजिट है, देखिए इस तरीके से दोनों अपोजिट लगे हुए हैं। तो जब हम नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल, इस तरीके से घटा के निकलेगा, क्योंकि अपोजिट है तो घटा के निकलेगा। घटाने का मतलब क्या हुआ कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E है वो कम हो गया, क्योंकि घटाने पर रिजल्टेंट हमेशा कम हो जाता है। पहले केवल E एक्सटर्नल था, अगर हम प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं भरते तो वैद्युत क्षेत्र केवल EXT रहता। जैसे ही परावैद्युत पदार्थ भरा, विपरीत दिशा में EINT पर वैद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हो गया, तो अब नेट वैद्युत क्षेत्र EXT माइनस EINT रह गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो गया। और जब वैद्युत क्षेत्र कम होता है तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, E बराबर होता है V/d। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विभवांतर अपॉन डिस्टेंस, दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच विभवांतर, इन दोनों का अनुपात है। तो अगर E कम हो जाएगा तो देखिए V बराबर यहाँ से ED हो जाएगा। अगर देखिए E कम होगा तो B का भी तो मान कम हो जाएगा, क्योंकि E और B तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आमने सामने है, समानुपाती है। जब E कम होगा तो B भी कम हो जाएगा, और अगर B कम होगा तो C बराबर आपको पता है कि वो अपॉन B होता है। अगर B की वैल्यू कम होगी, अगर हर कम होता है, अगर हर कम होता है तो परिणामी हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। नीचे वाली संख्या को कम करने पर ऊपर ये जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी है, वो बढ़ जाता है, इसीलिए संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ये थोड़ा ज्यादा समझने वाला टॉपिक है, एक बार आप लोग इस टॉपिक पर फिर से ध्यान दीजिए कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता क्यों बढ़ जाती है। जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो जो बद्ध इलेक्ट्रॉन है वो संधारित्र की धन प्लेट की ओर खिंच जाते हैं, और जो नाभिक है वो संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर खिंच जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कुछ गैपिंग हो जाती है, और इस प्रक्रिया को, इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। इसकी वजह से परावैद्युत पदार्थ के अंदर बाह्य क्षेत्र के विपरीत एक वैद्युत क्षेत्र, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब नेट वैद्युत क्षेत्र E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल रह जाता है, अर्थात जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो कम हो जाता है। फिर E बराबर V/d या V बराबर ED के अनुसार अगर E का मान कम होगा तो V का मान भी कम हो जाएगा, और जब V का मान कम होगा तो C बराबर Q/V के अनुसार धारिता बढ़ जाएगी। इसीलिए संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने पर उसकी धारिता हमेशा बढ़ जाती है। क्लियर हो गया टॉपिक?
नेक्स्ट इसी से रिलेटेड दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक डेफिनेशन है इसमें, वो है परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य। परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य। परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य क्या है? देखिए, जो परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य है उसके लिए हम परावैद्युत पदार्थ जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र से डिफाइन करते हैं। देखिए, हर परावैद्युत पदार्थ की एक वैद्युत क्षेत्र सहन करने की क्षमता होती है। तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य कहलाती है। तो सामर्थ्य क्या है? वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है जिसे कोई पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। भंजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ठीक है। कोई भी पदार्थ बिना ब्रेकिंग के जिस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सहन कर सकता है उसी तीव्रता के अधिकतम मान को परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसके बाद आता है भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर होता है जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है। भंजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। तो जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर बढ़ाते जाते एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो परावैद्युत पदार्थ है उसकी ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, उसका भंजक होना स्टार्ट हो जाता है। और जिस विभवांतर पर संधारित्र जो पदार्थ है, हमारा परावैद्युत जो पदार्थ है, उसकी जिस अधिकतम विभवांतर पर ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाती है, भंजन स्टार्ट हो जाती है, मतलब वह पदार्थ भंजक जहां से शुरू होने लगती है उससे पहले का जो विभवांतर होता है वो भंजक विभवांतर होता है। मतलब वह अधिकतम विभवांतर जिसे कोई पदार्थ बिना भंजक के सहन कर सकता है वो उसका भंजक विभवांतर होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का भंजक विभवांतर 1 लाख वोल्ट है, मतलब अगर हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ाते 1 लाख वोल्ट तक भंजक नहीं होगा। जैसे विभवांतर 1 लाख से ऊपर करेंगे वैसे उस परावैद्युत पदार्थ का भंजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो परावैद्युत हमारा पदार्थ है वो 1 लाख तक के वोल्टेज को बिना ब्रेकिंग के, बिना भंजन के, बिना टूटे सहन कर रहा है। लेकिन जैसे ही 1 लाख से ऊपर बढ़ाते हैं वैसे भंजन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो 1 लाख वोल्ट है वो भंजक वोल्टेज। समझ में आ गया? भंजक वोल्टेज या भंजक विभवांतर क्या है? वह अधिकतम विभवांतर जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट, संधारित्र का निरूपण। संधारित्र को हम किस तरीके से निरूपित करते हैं? संधारित्र का निरूपण क्या है, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? संधारित्र के लिए हमेशा इस तरीके से देखिए, ये 2 प्लेट्स लगाकर ऐसे डिनोट करते हैं, इसके ऊपर सी बना देते हैं। ये संधारित्र का निरूपण है। इसमें दोनों प्लेटें बराबर लंबाई की रहनी चाहिए। अगर आपने प्लेट छोटी बड़ी कर दी तो वो संधारित्र नहीं, फिर वो बैटरी का निरूपण हो जाएगा। तो ये संधारित्र को इस तरीके से निरूपित करते हैं। ये हमारा एक फिक्स संधारित्र है, अपरिवर्ती संधारित्र है, ठीक है। एक होता है परिवर्ती संधारित्र, वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर के ऊपर इस तरीके से एरो लगा के निरूपण करते हैं। यानी ये जो संधारित्र आपको दिखाई दे रहा है इसकी धारिता फिक्स है और इसकी धारिता बदलती रहती है। तो परिवर्ती संधारित्र और दूसरा नियत धारिता का संधारित्र। ये नियत धारिता का है और ये परिवर्ती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिवर्ती और यहाँ लिख देंगे नियत धारिता। नियत धारिता क्लियर हो गया? संधारित्र का निरूपण 2 तरीके से करते हैं। नियत धारिता को इस तरीके से और परिवर्ती धारिता वाले में एरो लगा देते हैं। अगर किसी के ऊपर परिवर्ती लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो एरो लगा हुआ है तो वो परिवर्ती बनता है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इस चैप्टर का अब तक आपको जो भी इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए, अगला हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निर्माण करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। देखिए, ये हमने कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया, एक कोई ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट को यहां हमने, इस प्लेट को प्लस आवेश दिया है, तो इस पर माइनस आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। और इस दूसरी प्लेट के लिए हमने उठाकर यहाँ अर्थिंग कर दी है, इसे जमीन से जोड़ दिया। इसे हमने क्या काम किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। इधर हमने कोई वायरिंग के लिए ये निकाल दिया है टर्मिनल, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी हमने ले ली। इस प्लेट का नाम एक्स और इस प्लेट का नाम हमने वाई रख दिया। और इन दोनों प्लेटों के बीच में डेफिनेटली एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ई मान ली। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से माइनस को, और प्लेटों के बीच में एक विभवांतर भी स्थापित हो जाएगा, और इस विभवांतर को हमने यहाँ पर बी मान लिया। क्या लिखना है आप लोगों को, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, इन प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, और इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई और विभवांतर बी है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो हमने कैपिटल ए मान लिया, और पहली प्लेट को जो आवेश दिया है वो हमने प्लस क्यू आवेश दिया। देन यहाँ पर जो आवेश घनत्व निकल के आएगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों को हमने आवेश दिया है, और प्लेटें क्या है, प्लेटें ये से ये प्लेट ये है, तो ये प्लेट टू डायमेंशनल है। और टू डायमेंशनल बॉडी को जब हम चार्ज देते हैं तो वहां पर आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व लगता है। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हमने गॉसिस लॉ के एप्लीकेशन में किया था। दो प्लेटों के बीच में, दो विपरीत आवेश की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला स्थापित किया था, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर आपको ध्यान हो, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो प्रूफ किया था। ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां पर हम ऐसा कीजिए, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है पूरे में। हमने ये मान लिया कि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है पूरे में, और जहां परावैद्युत पदार्थ भरा होता है वहां एप्सिलॉन जीरो के साथ में के और आ जाता है। तो इस समय प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के होगी, जहां के उस पदार्थ का परावैद्युतांक है जो इन पूरी प्लेटों के बीच में पूरी जगह में इस तरीके से देखिए भरा हुआ है। ठीक है, अगर निर्वात होता, प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होता, तो यहाँ पर के हम नहीं लगाते। सिग्मा की वैल्यू लगा दीजिए Q अपॉन ए, तो सिग्मा की जगह Q अपॉन ए लगाएंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के और ए, ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। बट विभवांतर B बराबर आप लोग जानते हैं E इंटू डी होता है। E बराबर B अपॉन डी, सो D बराबर ई डी। E की वैल्यू लगा दीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के ए, और इंटू में चल रहा है D, ये विभवांतर हो गया। अतः धारिता C बराबर Q अपॉन B, C बराबर Q अपॉन B, Q को Q रहने दो, और B की जगह पर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के ए इंटू में डी।
ये डी ऐसा ही रहेगा। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखिए सी बराबर ये एप्सिलॉन 0 ए जाएगा ऊपर और डी आएगा नीचे। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है जब वो पूरी तरीके से परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। क्लियर हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है? तो C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D जो निकल के आया है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। क्लियर? इसे इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिएगा। अब हम इसकी कुछ कंडीशंस के लिए डिस्कस करेंगे। ये फार्मूला हमने जब स्थापित किया जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में पूरी तरीके से ये फुल्ली किसी परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ है नहीं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इतनी होती है, सिग्मा का हमने मान लगा दिया, ये आ गया। फिर B बराबर E इंटू डी लगा दिया, E का मान लगा दिया, ये बन गया। फिर C बराबर क्यू अपॉन बी लगाकर इसे सॉल्व कर लिया। अब इसी में नोट करेंगे, कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, नोट करके देखिए। नोट में जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु है, परावैद्युत पदार्थ नहीं है, यदि प्लेटों के बीच क्या है? निर्वात है, निर्वात या वायु, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, तो C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। मतलब यहाँ जो K का मान है वो K की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो समीकरण नंबर 1 में K की जगह 1 लगा देंगे तो निर्वात या वायु के लिए धारिता पता चल जाएगी, और इस धारिता को हम C0 से डिनोट करते हैं। ये निर्वात या वायु की धारिता है, निर्वात या वायु होने पर धारिता। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे दीजिए 2 और ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। तब समीकरण 1 से C बराबर K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D C0 के बराबर है, तो C बराबर हो गया K C0। यहाँ पर जो C है वो परावैद्युत पदार्थ वाली धारिता है, और जो C0 है वो निर्वात या वायु होने पर धारिता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो धारिता होती है वो निर्वात या वायु वाली धारिता की K गुनी हो जाती है। तो ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम एक तो न्यूमेरिकल कराएंगे। चलिए आज के काम को यहीं पर समाप्त।